नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन नमस्कार। एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव और मेरे साथ को होस्ट हैं पोंकी कश्यप जी। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा गपशप हर वेडनेसडे और रविवार को रात को 10 बजे होता है। और इसमें कभी म्यूजिक से, कभी डांस से, कभी थिएटर से, पेंटिंग से, राइटिंग से, अलग अलग तरह के लोग अ, आते हैं, बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और हमें अपने ज्ञान से अ, मतलब भरते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी उनके बारे में पता चलता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं श्री शुभदीप राहा जी। आप एनएसडी और मेड फिल्म स्कूल लंदन के पूर्व छात्र एवं समाजशास्त्र में स्नातक हैं। और आपने जब से एनएसडी किया, एनएसडी आपने एक्टिंग से की थी और उसके बाद लगातार आप लोगों को एक्टिंग सिखाते रहे। बहुत सारे प्ले में आपने अभिनय भी किया और आज हम उनसे मिलेंगे। और अभी आप भारतीय नाट्य नाट्य अकेडमी में एक्टिंग के प्रशिक्षक भी हैं, वहाँ एक्टिंग सिखाते हैं। अभी क्या मतलब बहुत सालों से, लगभग 10 सालों से लगातार वहाँ गेस्ट फैकल्टी भी है। अभी आप वहाँ लगातार बीने में सिखा रहे हैं बच्चों को। तो आज हम सुखदीप राहा जी से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरू किया थिएटर को और किस तरह से उनका थिएटर साथ जुड़ना हुआ। और इस तरह से मतलब जो लोग एक्टिंग करते हैं उनकी हमेशा चॉइस रहती है कि वो बॉम्बे जाएं, बॉम्बे में जाके अभिनय करें और फिल्मों में काम करें। लेकिन उन चीज़ों से हट के एक अलग तरह से काम के लिए सोचना कि नहीं, मैं लोगों को ट्रेन करूंगा, लोगों को अभिनय के लिए, अभिनय से परिचित कराऊंगा, अभिनय के बारे में कुछ सिखाऊंगा। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो मतलब खुद को भी उस प्रक्रिया में बहुत कुछ जानना होता है, सीखना होता है, समझना होता है, उसके बारे में खुद को बहुत पढ़ना होता है। तो किस तरह से उनकी रुचि मतलब अभिनय की तरफ हुई और अभिनय में सबसे ज्यादा कि मतलब अभिनय सिखाने की तरफ। तो उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और एक हमेशा जैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरा अभिनय तक रुझान इस तरह से हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं कोई कारण होता है ना कि आप फिल्मों से प्रभावित होते हैं या कोई नाटक देखते हैं या कोई एक बात होती है जिसकी वजह से आप प्रभावित होते हैं और फिर मतलब अभिनय की तरफ आते हैं। तो आज जब मैं अभिनय की बात कर रहा हूँ तो मतलब मुझे एक किस्सा याद आता है पोंकी। मतलब आपको सुनाई पड़ रहा है? जी, बिल्कुल। हाँ, आज तो मुझे नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क का इशू है। मतलब आपकी आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही बीच में। कि जब मैं जी। बाल भवन में था तो एक्चुअली शुरू में मैंने पेंटिंग तबला से जुड़ा, फिर उसके बाद अभिनय की तरफ ऐसे हुआ कि मतलब वहां पे प्ले चल रहा था जिसमें मतलब बच्चों के लिए मिठाई आई थी। तो मुझे लगा यार मतलब अगर आप एक्टिंग करो तो सच में मिठाई खाने को मिलती है। तो मैंने कहा अभिनय भी करना चाहिए, मतलब वहां खाने को मिलता है। मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं मतलब थिएटर में आने के। मतलब कोई रामलीला में रामलीला करते हुए प्रभावित होता आता है, तो मुझे उस मिठाई ने प्रभावित किया था। तो मैंने कहा ये भी करना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता चला अभिनय में, अभिनय के अलावा भी बैक स्टेज में बहुत सारी चीजें हैं, लाइट है, साउंड है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है। तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं लाइट करने लगा और बैक स्टेज में मजा आने लगा और इसलिए बैक स्टेज से जुड़ा मैं। तो लेकिन बैक स्टेज से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि अभिनय आप नहीं कर सकते हैं। तो बैक स्टेज से जुड़ने के बाद अभिनय में और निखार आता है जहां तक मुझे लगता है। और निखार के साथ आप अभिनय कर पाते हैं क्योंकि आपकी समझ, जो आप कॉस्ट्यूम पहने हैं, जो आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, जो आप सेट यूज कर रहे हैं, उस पर और आपका ज्ञान बढ़ता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको लॉजिकली आप समझ पाते हैं कि उसका, उसको पहनने का, उसको हाथ में लेने का, या आप अगर कौन सी लाइट आ रही है वो उसका मतलब क्या है।
और आप वहां हैं तो उसको कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे, क्योंकि जो भी बैक स्टेज की चीजें उसमें मीनिंग नहीं होती, उसमें मीनिंग एक्टर ही डालता है। तो आप कैसे अपने अभिनय से उसमें मीनिंगफुल भरते हैं, ये जब आप बैक स्टेज और सबको जोड़ते हैं तब और ज्यादा समझ में आता है। तो ये एक बात है। सुखदीप राहत सुखदीप राहा जी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, शायद कुछ दिक्कतें हो रही होंगी। एक बार मैं उनको कॉल करता हूँ। तब तक पहुंचिए, आप अपना एक्सपीरियंस बोलें, मतलब अभिनय के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे रहा, और आसाम में अभिनय को लेके क्या सोच है, कैसे लोग सोचते हैं अभिनय को, और वहाँ क्या क्या है अभिनय से सीखने के लिए, कौन सा स्कूल है, तो उसके बारे में तब तक आप बताएं। जैसे गोविंद सर ने बोला कि मैं आसाम के साथ थिएटर्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैंने अच्छे अच्छे थिएटर के अंदर काम किया है, तो सीखा है, वैसे अभी भी सीख रही हूँ, करती जा रही हूँ। जैसे गोविंद सर के साथ भी मैं एक वर्कशॉप के थ्रू ही जुड़ा था, तो वैसे ही अभी भी चल रहा है। असल में एक्चुअली जो मोबाइल थिएटर है वो काफ़ी डिज़ाइन होता है, उसमें अगर जो लोग जुड़ते हैं उसमें वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। मोबाइल थिएटर लॉकडाउन में काफ़ी हालत बुरी है, अभी बहुत सारे बंद हो गए हैं, और कुछ एक दूसरे शुरू किया है नए नए तरह से, यही है हालत। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु सर, थैंक यू। हाँ, कुछ थैंक यू नेट सर। में असुविधा हमेशा रहती है, इसकी वजह से ज्वाइन करने में जी जी दिक्कत होती है। तो जी मैं जी वही बता रहा था कि मतलब अ, एक होता है अभिनय करना, और जी एक होता है, एक सपने होते हैं कि मतलब आदमी को बॉम्बे जाके कुछ काम करना है, बड़ा इंसान बनना है, और सबसे कठिन काम मुझे लगता है कि इन दोनों को छोड़ के अभिनय सिखाना है जी ना, कि मतलब हमने एक दिशा निर्धारित की कि मुझे हमें अभिनय सिखाना है ना, उस पर जी हम बातें करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां से शुरू करें कि आपका थिएटर में किस तरह से आना हुआ, किस तरह से पदागमन हुआ, जी। और क्या आपके फैमिली में कोई था जिससे प्रभावित हो कि आप थिएटर की तरफ जी आए, जी और जब आपने जी शुरू किया जहां से, वहां किस जी तरह का एटमॉस्फेयर था थिएटर करने के लिए। जी जी जी। मैं उत्तरी बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर जैसे कि मतलब देश में सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में थिएटर का एक परंपरा, बहुत सशक्त परंपरा है, और उत्तर से लेके दक्षिण बंगाल तक पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार के ग्रुप, और बहुत नंबर्स में है वो, बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं। तो मैं उत्तरी बंगाल की पैदाइश मेरा मतलब वहाँ पर है, तो दार्जिलिंग जिला में सिलीगुड़ी शहर में, तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे थिएटर के ग्रुप्स काम करते हैं, और उस समय भी करते थे। हालांकि मेरे परिवार जो है वो रंगमंच के साथ उनका जुड़ाव पहले से था, तो मेरे माता जी पिताजी दोनों रंगमंच से जुड़े हुए थे। तो बचपन से जो है एक एटमॉस्फेयर मुझे मिला, एक ओरिएंटेशन मिला। और चूंकि शहर में जो भी है और मेरे आसपास के जो भी एरिया है, वहाँ पर भी जो है थिएटर ग्रुप्स का बहुत अच्छा काम चलता था। तो और कविता पाठ मेनली शुरुआती तौर पे मैंने शुरू किया था। तो कविता पाठ से, जिसको रेसिटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कविता पाठ करते करते फिर जो है मैं थिएटर से जुड़ा, और बहुत कम उम्र में मैं जुड़ गया था। पहले तो चिल्ड्रन थिएटर के साथ जुड़ा, और चिल्ड्रन थिएटर के साथ जुड़ते हुए फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल में जब पढ़ता था, तभी जो है पूरी तरीके से ग्रुप के साथ ज्वाइन कर गया, और फिर थिएटर का एक सफर वहां से शुरू हुआ। और फिर तो फिर कॉलेज में जाके फिर फिर अ, वो और ज्यादा
बढ़ चढ़ कर मतलब दिल में स्थान कर लेता है। लेकिन उस समय कॉलेज की शुरुआती दौर तक तो ये डिसीजन नहीं था कि अ, ये होल टाइमर बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि होता है कि थिएटर बाय प्रोफेशन, थिएटर में होल टाइमर होना ये बहुत ज्यादा, हालांकि आज के संदर्भ में तो रास्ता और विंडोज काफी है, लेकिन उस समय जो है उस तरह से, या मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ हमारे वहाँ पर दक्षिण बंगाल जैसा एक्सपोजर नहीं, अभी भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है एक ये डिसीजन लेने में समय लगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन जो है डिसीजन ले लिया था कि इसमें ही होल टाइमर होके काम करना है थिएटर में। और फिर जो है अगर फुल टाइमर होके काम करना है तो इसका जो क्वालिटी है उसको एक्वायर करना जरूरी है, उसको अचीव करना जरूरी है। और क्वालिटी अचीव तब होगा जब ट्रेनिंग सामने आएगा, ट्रेनिंग लिया जाएगा। तो इसीलिए जो है ट्रेनिंग की खोज करते करते जो है पहले मंडी में HCRFTA में एंड फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक का सफर तय किया। जी जी सर, पहले तो नमस्ते। मैं जुड़ने के नमस्ते। समय थोड़ा नमस्ते। नेटवर्क का इशू था। नमस्ते। जी सर। नमस्ते। तो सर, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद अ, आपने क्या सोचा कि आपको टीचिंग में जाना है या फिर आपको हाँ, जैसे फैकल्टी ही काम करना है, तो ये डिसीजन कैसे लिए? मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग करने की इच्छा जो है ये मैं अगर थिएटर में टीचिंग नहीं करता तो मैं अगर कोई और सब्जेक्ट या किसी और विषय मेरा प्रोफेशन होता तो उसमें भी टीचिंग ही करता। तो ये एक नेचुरल स्वतः स्वभाव है मेरे अंदर। ऐसा मैंने बाद में ग्रेजुअली डिस्कवर किया कि ये पढ़ाने का, लोगों को जोड़ने का, ऑर्गेनाइज करने का। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं जिस ग्रुप के साथ काम करता था सिलीगुड़ी शहर में, प्राइमरीली जिस ग्रुप के साथ मैं बहुत दिनों तक जुड़ा हुआ था, वहाँ पे बहुत कम उम्र में जो है उस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया था। तो क्या होता था कि बहुत सारे जो है एक्टर्स को संभालने का, उनको जोड़ने का, नए नए एक्टर्स की खोज करने का, स्कूल से, कॉलेज से उनके साथ बातचीत करने का, थिएटर क्या है, थिएटर को लेके इंटरेस्ट जो है उसको जगाने का काम, ये सारे काम बहुत कम उम्र से मैंने किया है एक्चुअली। तो शहर में थिएटर थिएटर इस विषय को लेके एक कम्युनिकेशन स्थापित करना, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हो, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ हो, या फिर आम जनता के साथ हो, तो ये काम करते करते एक काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी कह लीजिए, या फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की जो है एक कल्चर है, वो डेवलप होना चालू हुआ। तो वो फिर मैंने ग्रेजुअली बाद में NSD करने के बाद, मैं या NSD में थर्ड ईयर में आते आते NSD में बहुत मतलब बाद से ही जो है मैं टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तो ये डिस्कवर किया कि ये शायद पहले से ही था, या बोलते हैं ना कि सारे काम में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिलता है, तो वो शायद वो क्लासरूम में जाके टीचिंग करने में ही मिलता है। तो वो ग्रेजुअली डिस्कवर हुआ कि पहले तो आपको लगता है कि शायद मैं कर तो इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई एक सेंटर पॉइंट होता है जो आपका सिग्नेचर होता है एक्चुअली, ये आप जो है ये आप अ, करते हो। तो वो सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया, और या आइडेंटिफाई हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो फिर जो है टीचिंग का एक लगातार जो है 2007 से, जो है पास आउट होने के बाद से वो लगातार चलता गया। जी पढ़ाई हम लोग का कोई मेथड आगे बढ़ते या फिर आपका मतलब प्रोसेस थोड़ा सा बताइए। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रहा है, एक बार फिर से दोहराएंगे। जी भाई, हेलो, मेरी आवाज आ जी रही है? जी 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 हाँ, मैं जी। ये कह रहा था, जैसे कि आपने बताया ना कि मतलब मैंने शुरुआत की पोएम से, तो जी मैं चाहूंगा कि मतलब एक पोएम तो
जरूर आप सुनाए, वो भी बंगला में, क्योंकि नहीं वो आज जो एक्चुअली हाँ बोलिए बोलिए। मतलब जो भी आपको याद हो, थोड़ा सा भी, जरूरी नहीं कि बहुत लंबी सी हो, क्योंकि बंगला अपने आप में इतनी मधुर भाषा है। हाँ नहीं पोएम तो शायद बांग्ला पोएम वो पुराने पोएम उस तरह से याद नहीं है आज मुझे, लेकिन हाँ ये है कि पोइट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंस मेरे काम में रहा है, और काम सीखने को लेके भी, या आप यूं कह सकते हैं कि शायद मैं टीचिंग भी करूं या फिर डायरेक्शन भी करूं, तो वो पोइट्री के एक दृष्टिकोण से शायद मेरा अप्रोच रहता है, या मैं देखता हूँ। तो ये याद तो नहीं है गोविंद भाई लेकिन पोइट्री का इम्पोर्टेंस मेरे लिए, और क्योंकि मैंने एक बड़ा गुप्त बात है, मैं ये कभी प्रकाशित नहीं हुआ पर मैंने बहुत सारी पोएम लिखी भी है एक्चुअली। पर ये आप ये अभी ये मत बोलिएगा कि उसमें से एक पोएम सुनाई है, लेकिन लिखी है मैंने, बहुत सारी कविताएं लिखी है। बीच में कविता लिखना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से दोबारा कविताएं लिखी है, तो वो कभी जाके एक एक नंबर पहुंचने के बाद शायद उसको प्रकाशित करेंगे। लेकिन हाँ, कविता के साथ भी एक एक कांस्टेंट जुड़ाव रहा है, पढ़ा भी हूँ, और रेसिटेशन की बात तो बहुत पुरानी है, बहुत बचपन में है, इसलिए वो याद नहीं शायद है, लेकिन लिखने वाली बात जो है वो हर लगातार जारी रहा। और पोइट्री का इम्पैक्ट जो है वो शायद क्योंकि उसके अंदर जो हम जिस तरह से एक अमूमन एक मेटेरियलिस्टिकली या फिर हमारे आंखों के सामने जो लॉजिक्स दिखता है, उस लॉजिक्स के परे भी जो है बहुत सारे ऐसा लॉजिक्स है जो लॉजिकली लॉजिकल नहीं लगता लेकिन लॉजिक है। तो उस डेप्थ में, उस गहराई में, उसमें उसमें जाने का, या उससे जो है हम खुद, हमारे आसपास और हमारी जो कला है उसको समझने में, उसकी गहराई को समझने में मुझे काफी, मेरे लिए काफी मददगार साबित हुआ वो कंप्लीट प्रक्रिया, कविता के साथ जुड़े रहने का प्रक्रिया। इसलिए जो मुझे लगता है कि इवन टीचिंग में भी एक एक एक्टर को समझना, एक्टर सामने जब आते हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक्टर को तो समझना एक बात है, वो तो समझना ही है कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या सक्षमता है, लेकिन वो एक्टर एज ए पर्सन कैसे हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद शुरुआत, मतलब शुरुआत तो वहीं से है, हमने भी सीखा है, तो शुरुआत जब वहीं से, सेल्फ हम जिसको बोलते हैं, तो उसके आधार पे वही है कि हम एक तरीके से लॉजिक को समझते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना लॉजिक होता है, तो उसको एम्पैथाइज करना, उस तक पहुंचना, उसकी गहराई तक पहुंचना, ये मुझे लगता है पोइट्री मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफी हेल्प किया। तो बिल्कुल बिल्कुल थिएटर, सही, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी बात कर रहे हैं। प्रवीण जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं, फैक्ट प्रवीण गुंजन जी। हाँ 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 प्रवीण जी लोके नमस्कार। लोके नमस्कार। लोकेन सर हमें देख रहे हैं, थैंक यू सर। हाँ लोकेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। रेणु गर्ग जी हैं हमारे साथ, शांति भूषण जी हाँ हैं, जी नमस्कार, नमस्कार सभी को। और शेख खान बंटी जी का एक प्रश्न है जी जी कि गोविंद सर, भाई साहब एक सवाल मेरा भी था कि शुभदीप सर से एक बार मुलाकात में उन्होंने बोला था कि बीएनए या एनएसजी और नाटक से जुड़े सभी संस्थान में आने वाले स्टूडेंट जिनको फ्री शिक्षा मिलती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाटक में ही कैरियर बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए कई मौके मिलने पर भी उन्होंने कभी फिल्म की तरफ रुख नहीं किया। तो क्या ये सच है और वो आज भी ये मानते हैं? पहले इसका जवाब मिल जाए फिर दूसरा करना चाहूंगा। जी मैं ये ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो रंगमंच की जो है, जी थिएटर का अपना एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को कल्चर करने का, इस आइडेंटिटी को परवरिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस आइडेंटिटी हम जैसे वो हमारे क्रिकेट में कहावत है ना, क्रिकेट में मतलब बहुत प्रचलित है ये बात जो है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान में बॉलर मिलता है, इंडिया में बैट्समैन मिलता है। तो इस लॉजिक में लोग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे बॉलर्स बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बॉलर्स आए हैं, तो फिर जो है वहाँ के जो यंगस्टर्स है वो
इसको देखते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और इस वजह से बॉलर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ बैट्समैन अच्छे हुए तो बैट्समैन को हम देखते हैं, तो हम इसलिए जो है हमारे यहाँ बैट्समैन की तरफ जो है ज्यादा झुकाव है। उसी तरह से थिएटर को एक्चुअली, अगर थिएटर करना, ये हम सुनते हैं विभिन्न देशों में रंगमंच करना एक नेशनल प्राइड है। तो थिएटर की जो आइडेंटिटी है, इसको अगर हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं ऐसे बहुत नाम लेके तो कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा है कि हम जब थिएटर पे आते हैं या थिएटर के चर्चा में आते हैं, क्यों करते हैं थिएटर करके, हम आगे क्या करना चाहते हैं, तो हम जब हम जिसको जिनको जिन जिन लोगों को, या फिर ऐसे कहूँ कि भाई जिन दिशाओं में हम ग्लोरिफिकेशन की तरफ जाते हैं या एम्बिशियस होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा थिएटर से जुड़ी हुई बात नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर थिएटर करना जो है वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन ही रह जाएगा, और स्टेपिंग स्टोन जो है वो उसके आइडेंटिटी को लूज करते हैं। इसका मतलब थिएटर की आइडेंटिटी सिर्फ स्टेपिंग स्टोन ही नहीं है, थिएटर का अपना एक लैंग्वेज है। हाँ, थिएटर में हमारे सामाजिक परिवेश में थिएटर का कोई उस तरह से इंडस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है कि मटेरियलिस्टिकली जो है बहुत ज्यादा जो है उसमें बहुत संख्या में लोग, बहुत ज्यादा संख्या में लोग उस तरह के सक्सेसफुल नहीं दिखाई देते हैं जिस तरह से फिल्मों में दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रंगमंच की आइडेंटिटी नहीं है। रंगमंच जब हम कर रहे हैं तो किसी और चीज के लिए रंगमंच कर रहे हैं, ऐसा जो है हमारे आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो हमारे जो ड्रामा स्कूल्स है, इसके प्राइमरी उद्देश्य तो यही है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इस वजह से ये उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा वाला नहीं है, वो है ऑलरेडी। एक्चुअली थिएटर के प्रचार प्रसार के लिए ही है, इसका मूल उद्देश्य जो है वो यही है। तो ये सारे ड्रामा स्कूल्स का है। तो मुझे लगता है कि वो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। थिएटर जैसे हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब डॉक्टर्स बनने जाते हैं, डॉक्टर्स पढ़ने के बाद जो है हम डॉक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको इंजीनियर बनना है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम डॉक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, हम इसलिए गए हैं क्योंकि हमें इंजीनियर बनना है, ऐसा तो नहीं होता। इंजीनियरिंग अलग विधा है। तो सिनेमा जो है वो उसी तरीके से एक उसका भी अपनी पढ़ाई है। हमारे बहुत मशहूर संस्थान FTII है, उनका अपना एक पर्पस है संस्थान का। और फिल्म उद्योग में जो है बहुत सारे जबरदस्त लोग काम कर रहे हैं। तो इसका भी, ड्रामा स्कूल का भी अपना पर्पस है जैसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि जो थिएटर करके फिल्म करते हैं वो बहुत वो खराब है, और जो थिएटर करते हैं वो अच्छा है। ऐसे अच्छा बुरा की चीजों को के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि थिएटर के जो मूलभूत आइडेंटिटी है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी परवरिश होना, उसको उसको नर्चर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये फिर एक मिडिल वे बन के रह जाएगा कि अच्छा ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि वहां तक पहुंचना होता है। वो सिर्फ पर्पस नहीं है, वो बहुत नैरो पर्पस है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मनीष जोशी जी भी आपको हेलो बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो। कभी शायद किसी ने मुझे बोला, तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम मेडिकल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बड़ा सोच के जाते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, जी हमें डॉक्टर जी बनना जी है, जी या जी हम कोई टेक्निकल चीज सीखते हैं तो डिसाइड करके जाते हैं कि मैं ये जी टेक्निकलिटी सीखनी है। थिएटर में जी आते जी हैं तो जी ये क्यों नहीं सोचा थिएटर ही करना है भाई। जी 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 आप जब थिएटर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वहां ये क्यों जी सोच के जी। आते हैं थिएटर ट्रेनिंग लेके हम फिल्म में जाएंगे? नहीं, मेरा कहना है है ना, वो कि फिल्म के आपकी लिए बात सही। दूसरे हाँ, संस्थान है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने भी, हमारे सिस्टम में भी फिल्म के लिए दूसरे संस्थान यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक्चुअली ना, ये चर्चा में ऐसे बात आ जाती है कि ये वो कलर हो जाता है, पेंट हो जाता है कि ये पर्सन जो है फिल्म के विरोधी है, ये नाटक के विरोधी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिस्कशन का समाधान या फिर इस पे एक इंस्पिरेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक एक ऐसा ऐसा परिसर चाहिए जिसमें हर आर्ट जो है ना वो एक साथ एग्जिस्ट कर पाए। हम थिएटर करेंगे इसलिए पपेट्री मर जाएगा, पपेट्री करेंगे इसलिए कविता मर जाएगा, वहां पे कविता करेंगे तो गाना मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सब आर्ट का अपना अपना एक स्थान है, और एक हेल्दी समाज वही होता है कि सब आर्ट अपने अपने तरीके से एग्जिस्ट करे। मैं अगर कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए गोविंद भाई आप कुछ लिखते हैं, आप लिखते हैं ये अपने आप, या लिखते हैं या कई लोग पढ़ते हैं उसको, या 10 लोग पढ़ते, 25 लोग पढ़ते, 100 लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं लेखक तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप जो है मान लीजिए फिल्म उद्योग में जाके कुछ नहीं लिखेंगे।
ऐसा तो नहीं है, आप लेखक तब भी है, आप उद्योग में जाए या ना जाए। तो मेरा ये कहना है कि और ड्रामा स्कूल और फिल्म इंस्टीट्यूशन में नहीं तो फिर एनएसडी सिर्फ होता, नहीं तो फिर एफटीआई की जरूरत क्या थी। तो मुझे लगता है कि फिर एफटीआई की जरूरत नहीं है, या फिर एफटीआई की जरूरत है तो फिर एनएसडी की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है ना। दोनों संस्थान अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एनएसडी हो, बीएनए हो, और सारे संस्थान हो। तो वो कब प्रैक्टिस होगा कि जिस उद्देश्य के लिए संस्थान है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बाहर जो है एक सिस्टम में, क्योंकि थिएटर के इंडस्ट्री में तो बहुत सारे जो है सामने चैलेंजेस है। बाहर लोग जाके जब पास आउट होके जाते हैं, हम भी पास आउट होके गए, आपका मन नहीं है, आपको लगता है कि जो है अरे ये काम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी लोगों को करना पड़ता है, ये रोजगार के लिए करना पड़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस सब के बीच में उस मूलभूत उद्देश्य कहीं खो ना जाए, इसका भी ध्यान शायद हम ही सबको रखना पड़ेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा है रोहित भाई कि हम जो है आइडियलाइज किसको कर रहे हैं, आइडियलाइज किसको कर रहे हैं, है ना। एक हम ये क्यों नहीं, अगर आप गोविंद भाई सामने हैं, हम जब नए थिएटर के लोग आते हैं कुछ बनना चाहते हैं ना, तो वो नाम लेके बताते हैं कि हम वो बनना, उस तरह से बनना चाहते, उस तरह से बनना चाहते। वो बनना चाहते नहीं है, वो उस तरह से बनना चाहते, उस तरह से हम जो है जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहते। थिएटर में आते हैं तो लोग वो जो उस तरह से वाला जो लिस्ट है, उसमें थिएटर के पर्सनालिटीज का नाम धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत मतलब चिंताजनक है। पहले लोग आते थे 90 के दशक में भी या 2000 तक भी मैं सुनता था कि लोग कहते थे, एडलाइज करते थे, रत्न श्याम को एडलाइज करते थे, हबीब साहब को एडलाइज करते थे कि उस तरह का थिएटर करना है ना। तो शायद वो सारे नाम कट गए हैं, शायद उस तरीके का नाम लेने का मुझे सुनाई कम पड़ता है। तो जो नाम उसके अलावा लिया जाता है, वो उनके साथ थिएटर के मतलब प्रैक्टिसिंग, इस थिएटर के प्रैक्टिस के साथ शायद उस तरह से अभी संबंध कम है, लेकिन नाम किसी और तरीके से लिया जाता है। तो ये रंगमंच के उस आइडेंटिटी को चोट पहुंचाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनीष जी आपको बधाई दे रहे हैं आपके बीएनए में अपॉइंट होने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू मनोज मनीष मिश्रा भाई। जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। मनोज नमस्कार मिश्रा जी आपको नमस्कार बोल रहे मनोज जी, हैं। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार। तो जब आप जब एनएसडी गए तो वहाँ डिजाइनिंग का भी कोर्स है और एक्टिंग का भी है। तो एक्टिंग ही चूज करने के पीछे क्या कारण था? तो मतलब एक्टिंग ही लेनी है, क्या शुरू से प्लान था कि मुझे पढ़ाना है? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसमें। मैं एक्चुअली मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है एनएसडी में। आपने देखे होंगे वो सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, तो कई लोग जो है उनको लगता है डिजाइन लू की एक्टिंग लू, डिजाइन को एक्टिंग, इसको लेके एक डिलेमा चलता रहता है। बहुत लोगों के साथ क्लैरिटी रहता है, बहुत लोगों के पास वो क्लैरिटी नहीं भी रहता। मेरे भी वो डायलेमा में था मैं एक्चुअली, कि कभी लग रहा था डिजाइन लूं। तो मैं फाइनली एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलमोस्ट ले चुका था और मैंने एक क्लास ज्वाइन भी किया था लेकिन मेरा मैथ्स जो है बहुत कच्चा है, मेरा मैथ्स बहुत कच्चा है। तो मेरे को जो पहली क्लास मिली थी वो मैकेनिकल ड्राइंग का था। तो गुरुजी आए थे पढ़ाने के लिए, वो मैकेनिकल ड्राइंग का पहला क्लास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो फिर ये नहीं शायद मैं कर पाऊंगा। तो और उस समय पारसी का सीन वर्क चल रहा था, तो हेमा मैम की वो सीन वर्क चल रहा था, मुझे याद है। और फाइनली मैं जो है 2 दिन के बाद में फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग स्पेशलाइजेशन, तो दोनों में ही 50-50 चल रहा था, मैं स्पेशलाइजेशन किया। लेकिन सबका अपना अपना एक जर्नी है। एक्टिंग स्पेशलाइजेशन करते हुए जो डायरेक्टर्स को, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पे रुझान तब भी था, तो एक्टिंग स्पेशलाइजेशन करते हुए डायरेक्टर्स के काम को, डायरेक्टर्स के एक्टर्स हैंडलिंग को, प्रोडक्शन के विजन को, सिनेमोग्राफी को, और सिर्फ एज एन एक्टर में काम करता था उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखता था, उनको डायरेक्टोरियल विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता था कि प्रोडक्शन कैसे बनता है और किस तरह से अलग अलग डायरेक्टर के अलग अलग सिग्नेचर होते हैं। तो उसको भी क्लोजली ऑब्जर्व करना, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट था, तो वो भी मैं करता गया। क्योंकि थिएटर में तो आप जानते हैं कि थिएटर में तो आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट ऑलराउंडर्स होते हैं।
चाहे वो आप हमारे ही एलुमनाई में भी है, शायद रतन श्याम जी एक्टिंग में ही स्पेशलाइज किए थे शायद, मैं अगर गलत ना हूँ तो, लेकिन इतने बड़े डायरेक्टर्स बने। रैना जी है जो एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किए थे, लेकिन इतने अच्छे डायरेक्टर बने, एक्टर भी बने। तो थिएटर में तो ऑलराउंड जो है काम है। तो टीचिंग करूंगा ऐसा पर्पस से नहीं था। तो पहले तो जब स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उस विधा को सीखने के ही पर्पस होता है। टीचिंग तो मैं वही कहा उनको कि टीचिंग जो है वो शायद वो अंदर कहीं था, और धीरे 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 ग्रेजुअली वो डिस्कवर हुआ कि ये करूंगा। पर मैं ये जरूर किया कि वो मैं टीचिंग को जो है वो प्राइमरी रखा, वो मेरा पहला काम रखा ऑलवेज, क्योंकि उसमें वो जो है बहुत पावरफुली मेरे अंदर ग्रो किया फ्रॉम थर्ड ईयर। नॉट बिकॉज कि किसी और में सक्सेसफुल नहीं हूँ इस वजह से टीचिंग करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं है। ये बात तो है, लेकिन ड्रामा स्कूल ने क्या क्या चीज टीचिंग के लिए दिया और क्या क्या चीज एक्टिंग के लिए दिया? मतलब क्योंकि दोनों चीज साथ ही डेवलप हुई देखिए, हैं हाँ कि हाँ, ड्रामा स्कूल जो है ना, ये तो मैं बोलता हूँ कि ये तो बुफे सिस्टम है एक्चुअली। बहुत सारे खाना सामने आपके रखे हुए हैं, और एक तो आपको डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, स्केड्यूल में आपका होता है कि आप पढ़े, लेकिन उसके अलावा भी आपके आस पास आपके एनवायरनमेंट में, आपके ड्रामा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहता है। तो ये वो अवेलेबिलिटी को मैं इस तरह से देखता हूँ कि उसमें आप अपने आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को डिस्कवर करते हैं कि आप इस पूरे आर्ट में आपका स्थान कहाँ है, आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो एक तो स्केड्यूल है जिसके लिए आप एक स्पेसिफिक विधा को आप जिसको आपने चूज किया उसको आप सीखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ड्रामा स्कूल एम्बियंस आपको जो है उस सेल्फ डिस्कवरी का मौका देते, चाहे वो लाइब्रेरी से हो, चाहे वो टीचर्स के साथ बात करते हुए हो, चाहे वो ड्रामा स्कूल में जो आपके क्लासेस के अलावा भी जो तमाम एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको देखते हुए हो, चाहे जो है वहाँ पे फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स पे विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स है, विभिन्न प्रकार के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए हो, उनके काम को बहुत क्लोजली देखते हुए हो, आपके वहाँ पे जो लिटरेचर है उसको पढ़ते हुए हो, दुनिया भर के जो इंफॉर्मेशन का गैदरिंग है ड्रामा स्कूल में, नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट के थिएटर के, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए हो, ये करते करते और आप जो विधा सीख रहे हैं, ये दोनों को मिलते मिलाते जो है आप एक आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं कि ये इस तरफ मैं बढ़ूंगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब स्पेशलाइजेशन लिया तो जब मैंने एक्टिंग सीखा तो वो तो डायरेक्टली मैं सीख रहा था, लेकिन बाकी एम्बियंस जो है मेरे उस आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए मददगार साबित हो गए थे। तो शायद इसीलिए थर्ड ईयर में जाते जाते पता मतलब शुरुआती दौर, थर्ड ईयर के शुरुआती जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि मैं टीचिंग करना चाहूँगा। और बहुत मैं पास आउट होने के बाद जो है काम भी करता रहा, लेकिन टीचिंग जो है बहुत शुरू के दिन से स्टार्ट किया। स्टूडेंट कभी ये नहीं लगा कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा बोरिंग है या ये अच्छा नहीं? क्यों आमतौर पर स्टूडेंट में होता है ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये लगता है ना कि हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल ये होता है। अच्छा नहीं है, ये मतलब हाँ मेरे काम का नहीं है, ये ऐसे नहीं होना हाँ चाहिए, हाँ हमारे हिसाब हाँ से होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा होता है कई कई बार, क्योंकि आप कोई भी चीज जो है आप करते हैं, हाँ सभी हार मास के इंसान है, हर कई तरीके का भावनाएं, कई तरीके की जो है दिमाग में सोच आती जाती रहती है। तो उसमें क्या है कि आपको लगता है कि अरे ये मैं करते करते बोर हो चुका हूँ, या कई मुझे भी लगा है तो ये कुछ मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा बड़ा अच्छा शब्द में हम लोग जो सुनते थे कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, या इससे मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, है, और समथिंग इज मिसिंग। तो ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो स्वाभाविक है, सबके लिए हुआ है। तो जब ये हुआ उस समय शायद मेरे सीनियर्स ने, आप भी मेरे सीनियर रहे हैं गोविंद भाई, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे मैं सीनियर्स के साथ शेयर करता था कि ऐसा मुझे लग रहा है पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली उस क्लास में। तो बड़ा अच्छा सजेशन बहुत दिया था कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे,
आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक काम जरूर करते रहना, पार्टिसिपेट जरूर करते रहना, पार्टिसिपेशन मत छोड़ना। आपको वो अच्छा लगेगा, आपके लिए वर्क करेगा, शायद अभी नहीं कर रहा है लेकिन एक दिन जरूर करेगा अगर आप पार्टिसिपेशन करते रहोगे तो। ये एक महामूल मंत्र है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ ये बात। देखिए, क्लास में मजा आया मजा नहीं आया, ये मजा और मजा नहीं आया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्लास को हम नहीं देखेंगे। अगर हम देखते हैं एक्चुअली तो फिर हर वक्त हम मजा ढूंढेंगे, और मजा तो ऐसा चीज है, वो तो मजा तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में भी दिया जा सकता है। दैट इज नॉट द पर्पस। और मजा के पैमाना भी क्या है, मतलब मजा कितने प्रकार के मजा चाहिए एक्चुअली, तो मजा तो बहुत सारी चीजों से मिल जाती है। लेकिन पार्टिसिपेशन जो है ये आपके अंदर एक किस्म का कल्चर पैदा करता है। आपके अंदर जो है उस सामने जो टीचर्स है, सामने जो जो बात को बताई जा रही है, वो आपके कान से आपके अंदर जो है समा रहे हैं, उसको बार बार सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, उसको देखते रहना, उसको पार्टिसिपेट करते रहना, ये करते करते आपका एक मनोशारीरिक कल्चर बनता है। ये सिर्फ देन फिर वो कल्चर जो आपको मदद करते हैं सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर भी। तो ये आपको इन द मेकिंग ऑफ आर्टिस्ट जो है मदद करता है बहुत बहुत डायनेमिक ढंग से। तो ये जरूर हुआ है, और वो पार्टिसिपेशन जो है वो उस पे जब हम चले जाते हैं कि 4-5 दिन के बाद वो पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के जो है आप फिर उसके साथ एक आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं, एंड फिर आपको समझ में आता है जब मैं ऐसा सोच रहा था तब भी मैं कुछ सीख रहा था, आज भी मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो ये सीखना जो है ये अंत ही नहीं, वो तो चलेगा ही चलेगा। आपका कभी रुझान रहेगा, आपका कभी रुझान नहीं रहेगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन रहना जरूरी है, खास करके आप जब आपको एक प्रोसेस संस्थान में काम कर रहे हैं। मतलब जब आप प्रोसेस में हैं तो आपको उस प्रोसेस के साथ लाइव होना है, अपनी ईमानदारी से पूरी तरह से जुड़ना है उस प्रोसेस में, बिल्कुल उस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो प्रोसेस है, हाँ तो प्रोसेस से भागना नहीं वो है। प्रोसेस है। अच्छा बुरा तो हाँ, अच्छा बुरा हो सकता है, ये तो आर्ट आर्ट है। आर्ट में तो कई बार ऐसा होता है कि आज जो चीज कई हम मैं जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा हूँ तब भी इनपुट के तौर पे मेरे मसल्स में वो जा रहा है। हो सकता है आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद वही जो चीज उस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो काम आना चालू किया, वो काम आना शुरू हुआ, वो मेरे मसल्स मेमोरी से वो सामने आया, मेरे क्रिएटिव प्रोसेस में मेरे वो प्रोडक्टिव होके मेरे सामने आया। तो ये तो बहुत 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 बार और सबके साथ होता है मुझे ऐसा लगता है। आप विंग के पीछे खड़े होके आप शो से पहले आपको पता नहीं क्या चीजें क्लिक कर जाते हैं, जो है बहुत साल पुरानी चीज आप रिहर्सल में आपको, और आप ड्रामा स्कूल से पहले भी जब आप एमेचर थिएटर में थे तब की कोई बात, तब की कोई कोई घटना, तब का कोई प्रोसेस एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपके साथ तो है ही ना, तो वो क्लिक कर जाता है, वो यहाँ आके मदद कर देता है। तो आर्ट में जो है वो सब कुछ ग्रहण करने का है, छोड़ने का तो शायद कुछ है भी नहीं। आप अरे आपकी बात से एक बात याद आई मुझे कि एक इंटरव्यू में गया था, उसमें जी जयदेव तनेजा जी बैठे हुए थे, तो शायद मुझे कबीरा खड़ा जी जी बाजार में करना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी भाई कबीरा खड़ा बाजार में क्यों करना चाहते हो, इससे पहले तो तुमने ललिता किया है, मिस जूली किया है, तो कबीरा खड़ा बाजार अब क्यों करना चाहते हो। बड़ा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा सर जब मैंने ललिता किया था और जब मैंने मिस जूली किया था तब मैं वैसा सोचता था, लेकिन समय के साथ मेरी सोच बदली है। मुझे लगता है कि मुझे कबीरा खड़ा बाजार करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है। तो हर समय जो आप बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस में रहना है, धीरे धीरे वो बदलता है और फिर समझ में आना शुरू होता है। क्योंकि जब प्रोसेस में होते हैं, जैसे अनुराधा मैम का ये प्रोसेस है, बहुत समय समझ में नहीं आता कि मैम अच्छे अच्छे सीन काट के बाहर कर देती हैं और खराब वाले सीन रख लेती हैं। तो ये लगता था खराब वाले सीन क्यों रखी उन्होंने। तो बहुत समय बाद समझ में आता है कि वो खराब सीन वो नाटक में ज्यादा अच्छे से मर्ज होता है। बनस्पत जो बहुत अच्छा सीन था वो मर्ज ही नहीं होता। तो उस समय वो नहीं समझ में आता था एक बार मैं बड़ा कि ऐसा क्यों है। हाँ हमारे हाँ उस अनुराधा मैम के साथ ही हमारा एक रियलिस्टिक सीन वर्क चल रहा था, और साथ ही उस समय हम कुछ शायद हम फिजिकली पारसी भी कर रहे थे, सुबह कुछ और कर रहे थे। तो मुझे मेरा बॉडी ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूज हो गया,
मैंने एक दिन जाके शेयर किया था कि ये कंफ्यूज हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है। मुझे तो अच्छी बात है कंफ्यूज हो, वो कंफ्यूजन, बॉडी कंफ्यूज हो गया, उसका अगला स्टेप ही वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपको एक नया सा एक न्यू बॉडी मिलेगी। सो जो है आपको जो लगता है कि ये चैलेंजिंग है और यहाँ शायद रास्ता नहीं खुलेगा, शायद रास्ता वही है, तो वो जूझना जो है वो धीरे धीरे आपको, वो चैलेंज जो है वो धीरे धीरे, वही शायद क्रिएटिव एंजॉयमेंट है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब आपको एक काम में लगातार लगे रहना पड़ता है और आपको सोल्यूशन नहीं मिलते शुरू में, आपको लगता है बेकार है, बोरिंग है, लेकिन एक समय के बाद जब जब आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब जाके कहीं एक हल्की सी लकीर दिखाई पड़ती, शायद यहाँ कुछ होने वाला है, शायद कुछ होगा, वो भी क्लियर नहीं है। हाँ, और आप अपने अंदर ही उसको डिस्कवर करते हैं। हाँ, एक एक्टिंग टीचर रहे हैं जो गुजर गए, विलियम एस्पर नाम है, और वो माइजनर के डिसाइपल थे। इनके पास एक लड़की आई थी सीखने के लिए, तो माइजनर टेक्निक पढ़ाते थे। उन्होंने कहा था कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो एक्ट्रेस को मैं एस्पर ने पूछा कि आप क्यों सीखना चाहते, क्या सीखना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं माइजनर टेक्निक आप जो पढ़ाते हैं वही मैं सीखना चाहती हूँ। मैं तो माइजनर टेक्निक पढ़ाता नहीं हूँ। कैसे आप आप तो माइजनर के डिसाइपल है, आप माइजनर, यू आर फेमस फॉर माइजनर टेक्निक। तो कह रहे नहीं, मैं माइजनर टेक्निक, तो आप क्या पढ़ाते हैं? और मैं तो विलियम एस्पर टेक्निक पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका खुद का टेक्निक है, अच्छा वो पढ़ाते हैं, चलिए ठीक है मैं वही सीखूंगी। कह रहे नहीं, आप वो नहीं सीख पाएंगे। तो कह रहे तो फिर आप क्या, तो फिर मैं क्या सीखूंगी? कह रहे आप सीखेंगे जो है वो अपना टेक्निक सीखेंगे। तो आप आए थे माइजनर पढ़ने, आप पढ़ेंगे विलियम एस्पर, आप सीखेंगे अपना खुद का टेक्निक। तो ये मुझे काफी इम्पैक्टफुल लगता है। ये नाउ दिस इज द डैम प्रोसेस एक्चुअली। हम ये कोई ज्योमेट्री तो है नहीं, और 2+2 4 भी नहीं होगा। तो 2+2 4 को सीखते हुए वो कैसे 5 और 0 हो जाएगा, उसका कला है, उस चीज की कला है। एक दो चीजें एक साथ मेरे जहन में आ रही हैं। एक बात ये कि आप बॉम्बे गए, तो बॉम्बे एक्टिंग करने के लिए गए थे या सिखाने के लिए गए थे? एक बात तो ये है ना, कैसे सिखाना जुड़ गया या कर, हाँ हाँ। और दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा अंतराल हुआ, जी आप बोल रहे हैं, उसके बाद मैं बात करता हूं, आप बताएं। हाँ, अनुपम खेर जी के अभिनय की जो स्कूल है उसमें उसके लिए गया था। तो बॉम्बे उस तरह से मैं मतलब नहीं गया था। पास आउट होने के बाद मैं जब 2008 में बॉम्बे गया, तो बॉम्बे उन्होंने वहां से जो है मेरे को उसमें काम करने का मौका मिला था, तो उस काम के पर्पस के लिए बॉम्बे गया था। और फिर 2008 में मैं बॉम्बे रहा, फिर मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ रहा, उनके उस समय ब्रांच हुआ करता था चंडीगढ़ में। फिर अहमदाबाद में रहा, अहमदाबाद इनिशिएट करने के प्रोसेस में मैं था। फिर बॉम्बे, फिर मैड्रास भी रहा, तो मैं उस पर्पस के लिए गया था। तो बॉम्बे जो अच्छा, है ये बहुत पुणे शिफ्ट हुआ। हाँ, जी जी जी। तो एक बात ये कि मतलब आपको सिखाते हुए एक लंबा समय गुजरा है, मतलब ये तो कह सकते हैं 10 साल तो हो ही गए लगभग, जी, है ना? तो 10 साल एक अच्छा खासा समय होता है। उससे इस 10 साल में जब सिखाते, हाँ, मैं 10 साल की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल को एक डिकेड मानते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है ना? तो उस डिकेड में एक्टिंग को लेके और खाने को लेके और सीखने वाले को लेके क्या अंतर महसूस किया आपने? मतलब किस तरह का अंतर, क्योंकि अभी समाज और सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रहा है, हर तरह की चीजें बदल रही हैं, है ना? तो किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है ना? तो किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह के अंतर हैं और किस तरह सिखाने में चेंजेस आए? हाँ, अच्छा विजय,
मुझे ऐसा पाल लगता है बोल रहे हैं, विजय पाल जी हमारे स्कूल से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, आपको नमस्कार बोल रहे जी हैं। जी, नमस्कार 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 विजय जी, नमस्कार नमस्कार। देखिए, मुझे चैलेंजेस तो चैलेंजेस शुरू से ही है अभिनय सीखने सिखाने में या कोई भी आर्ट सीखने सिखाने में। चैलेंजेस के रंग, कलर, उसके आकार प्रकार चेंज होता गया है। तो 80s में जो चैलेंज था वो 90s में दूसरा चैलेंज आया, फिर 2000 के उसमें दूसरा चैलेंज आया। पर आपका सही सवाल है बहुत कि भाई इस समय पे, या मैं जब इसके पहले 10 साल पहले जो टीचिंग कर रहा था और आज के एक क्या डिफरेंस है चैलेंज के कॉन्टेक्स्ट में। चैलेंजेस तो कई सारे हैं, लेकिन एक उसको अगर थोड़ा सा समराइज किया जाए मामले में, एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम भी पढ़ते थे, मैं आप 2006 के पास आउट है, मैं 2007 के पास आउट हूँ यूनिवर्सिटी से। हमारे समय में भी तक में मशीन्स के और मोबाइल के और कंप्यूटर के और इंटरनेट के उतना ज्यादा रेवोल्यूशनाइज फॉर्म हमने नहीं देखा जब हम पढ़ते थे। आज जो है, या मैं जब पढ़ाना भी शुरू किया तब भी उतना ज्यादा नहीं था। द डिपेंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजुअल्स देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिपेंडेंसी है मशीन के ऊपर, इतना डिपेंडेंसी नहीं था। आज वो है एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, अदरवाइज भी है ना, आपका कई प्रकार के डिपेंडेंसी है मशीन के तौर पे। सो जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है और एक्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में, एक्टिंग, हाँ, जिसको हम कंप्लीटली ऑर्गेनिक आर्ट बोलते हैं, एक जैविक कला, तो उस जैविक कला में मशीन डिपेंडेंसी जो, उस मशीन का उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज मैं और आप बात कर रहे हैं इस मशीन के द्वारा ही, उस मशीन, इस इंफॉर्मेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उसके अंदर से एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। उससे क्या हो जाता है कि आपका कम्युनिकेशन मोड बदल गया है ना। और थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, जहाँ पे लाइव कम्युनिकेशन का बात है, पैसिव कम्युनिकेशन नहीं है ना, एक्टिव कम्युनिकेशन है। और जब एक मशीन जो कि सिर्फ फिंगर टिप्स पे कम्युनिकेट कर सकते, वो भी वर्बली नहीं, नॉन वर्बली, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी, बहुत बहुत, लेकिन बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, बहुत कम जो है आपका जो फॉर्म है आपके कम्युनिकेशन को, बहुत कम जो है वो इस्तेमाल होता है या वो आकार लेता है। जब इतने आसानी से शरीर और मन का बहुत कम इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेट करते हैं, छोटे छोटे शब्द में, छोटे छोटे बात पे, और फिंगर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो और फिर जब आप स्टेज पे आते हैं और फिर आपको कंप्लीट होलिस्टिकली आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपको जीना होता है, आपको आपको दूसरे एक्टर्स के साथ, दूसरे कलाकार के साथ जुड़ना होता है, और एक्टिवली जुड़ना होता है, एक्टिव कम्युनिकेशन पे जाना होता है। तो वो जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी आपको एक पर्सोना देता है, आपको आपके आपके व्यक्तित्व में उसका एक असर दिखाई पड़ता है ना। तो आपको ऐसा लगने लग जाता है, अरे मैं जो चीज में इतना ऐसे ही बोल सकता हूँ, या ऐसे ही कर सकता हूँ, या ऐसे ही हो सकता है, उसके लिए या इस मंच के विधा में इतना घुसने की क्या जरूरत है। ऐसा शायद आप इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा आपका कल्चर होता है। तो ये एक चैलेंज जो है, इस ऑर्गेनिक आर्ट को एक मशीन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उसका ऑर्गेनिक होना बदला नहीं, लेकिन मशीन आके उसके सामने वो चैलेंज क्रिएट किया। इसीलिए उस जैविक कला को और ज्यादा जैविक होने को लेके और ज्यादा काम की जरूरत मुझे महसूस होती है। और मैं एक्टर्स के साथ मेरे क्लास में भी, जिसके अंदर मान लीजिए एक और बात है इसके सेंटर में, जैसे सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी जो है, ये बहुत बहुत ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये एक रडार की तरह काम करता है ना। तो वो सेंसिटिविटी जो है, उस पे काम होना बहुत जरूरी है। वो सेंसिटिविटी एक होलिस्टिक हो, एक डायनेमिक सेंसिटिविटी हो, है ना, हर तरीके का जो है चीजों को लेके आप सेंसिटिव हो, तो ही जाके जो है आपकी उस जैविक कला के अंदर वो जैविक पना जो है वो जिंदा रह जाएगा। तो ये मैं चैलेंज अनुभव करता हूँ और उसका जो निराकरण करने की प्रयास करता हूँ अपने विभिन्न अनुशीलन अनुशीलन से। जी, ये एक प्रश्न है शेख खान बंटी जी का।
तो क्या ये मान लिया रंगमंच की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नाटकों के लिए ही है? ये किसी भी टीम में जाने का शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई जाता है तो वो रंगमंच से बेईमानी करता है, जैसे कि शुभदीप सर अपने कहा था। सवाल आता है कि रंगमंच की फ्री एकेडमिक शिक्षा हासिल करने वाली एंट्रेंस एग्जाम में टीवी सीरियल या फिल्म और अन्य सवाल क्यों आते हैं, जबकि नाटकों का खुद ही बहुत बड़ा संसार है और उनमें सारे सवाल हैं। कृपया इसका जवाब दें। मेरे बहुत सारे साथ के लोगों का कहना है कुछ। हाँ नहीं, देखिए टीवीएन उसका शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं है थिएटर। मैंने इसका जवाब दिया है इसके पहले ही कि आपको जो है, आप थिएटर को बीच का रास्ता मान के मत आइए कि इसके अंदर चलने के बाद किसी और रास्ते पे जाया जा सकता है। इसके लिए किसी और बहुत सारे और फिल्म संस्थान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिल्म संस्थान जाइए, फिल्म संस्थान जाइए। फिर वो कैसे होगा कि जो थिएटर के जो प्रचार प्रसार के लिए जो ड्रामा स्कूल खोला गया है सरकार द्वारा, तो उसका उसका काम फिर वो कैसे होगा, मतलब वो किस तरह से होगा? ये एक राष्ट्रीय विमर्श हो सकता है, ये एक राष्ट्रीय विमर्श हो सकता है, सब मिलकर बात किया जा सकता है, इस पर डिबेट हो सकता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म संस्थान ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर क्यों नहीं जो है हम फोकस करते, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम पहले दिन अभी तो हमने एक कला आप, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि थिएटर करके हम शायद फिल्मों में चले जाएंगे। दो अलग अलग कला है, विधा अलग अलग है, वो बिल्कुल उसके जो है पूरे ग्रामर अलग है ना। सिमिलरिटी हो सकते हैं लेकिन अलग भी बहुत है। तो उसको उस अलगपना को पहले दिन से सीखा जाए। जो करना चाहते हैं उसके करने चाहने को लेके ना तो किसी को आपत्ति है, ना होनी भी चाहिए, वो अच्छी बात है। इंसान फ्री है, कोई भी कुछ चाह सकते हैं, लेकिन कोई भी एक कार्य जब पर्पसफुली है, जिसके पीछे कोई पर्पस है, तो वो पर्पस सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मतलब एक चिंता करना जरूरी है। और कौन करेगा चिंता? तो हम ही लोग, सब लोग मिलकर करेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो चले गए वो अलग बात है। अब जो रह गए वो क्या करेंगे, या हम क्या करने की कोशिश कर सकते हैं, बात सिर्फ इतनी। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है ये, एक तो ये बात हुई शॉर्टकट की। अच्छा, दूसरी एक बात जो उन्होंने पूछी है कि शॉर्टकट नहीं है, मतलब जो थिएटर करते हैं उनको थिएटर में रहना चाहिए, ये जरूरी है। तो उन्होंने यही बात दोहराई कि फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें टीवी सीरियल या फिल्मों के सवाल क्यों आते हैं, जबकि नाटकों का खुद भी बहुत बड़ा संसार है, तो उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इनका ये कहना है, तो उसमें ऐसे सवाल क्यों आते हैं? नहीं देखिए, जो थिएटर है, थिएटर के विषय में, नाटकों के विषय में, नाटक के अंदर वो तो स्पोर्ट्स का भी सवाल क्यों आते हैं ये भी पूछा जा सकता है। नाटक जो है वो जीवन से जुड़ी हुई चीज है, जीवन जो है वो भी सब कुछ से जुड़ा हुआ चीज है। तो जीवन में अगर फिल्म है तो फिल्म का सवाल आएगा। अगर आसपास की जानकारी आपको होनी चाहिए, किस चीज की जानकारी? 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए, 5 चीजों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम जीवन को समझने की कोशिश करें तो हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी हो नहीं हो तो वो एक बात है, कम से कम हर चीज के प्रति एक आपका फोकस होना ही चाहिए, अवेयरनेस होना ही चाहिए। तो वो फिल्म का सवाल, आप फिल्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना। जैसे स्पोर्ट्स के सवाल भी आते हैं, तो स्पोर्ट्स का सवाल आप ये जरूर देखा जाता है कि आप आसपास की चीजों के बारे में कितना अवेयर है। आप जो चीज चल रहा है तो उसको लेके आप अवेयर कितने, क्योंकि कहानी, घटनाएं, एक्सपीरियंस है, सीखना सिखाना, वो आसपास की बहुत सारी चीजें से सीख सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि जो आप नाटक करेंगे तो आप फिल्म देखना बंद कर देंगे, और जो फिल्म करेंगे वो नाटक देखना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। हम तो आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो बात अलग है। आइडेंटिटी की बात अलग है, आपका जनरल नॉलेज अलग बात है। क्योंकि जनरल नॉलेज जो है, आपका अवेयरनेस जो है, वो लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज, लाइफ के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और फिल्म का सवाल और स्पोर्ट्स का सवाल तो छोड़िए, और पता नहीं कितने सारे सवालों का आंसर होना चाहिए, आंसर या फिर उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसको मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि नाट्य शास्त्र में पहले अध्याय में एक श्लोक है
ना सा विद्या ना सा कला ना सा योग्य ना तस्मिन् यन्न दृश्यते, कि ना कोई ऐसा ज्ञान है, ना कोई ऐसी कला है, ना कोई ऐसा योग है जो नाटक के अंदर समाहित नहीं है। तो जो सुखदीप रहा सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि मतलब हर चीज सम्मिलित है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो आपको अपने अगल बगल की हर चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि नाटक फिल्मों को भी लेके तो होता है, फिल्मों पर भी तो नाटक होता है, बहुत सारे नाटक 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 ही फिल्म बने हैं, है ना। तो सब एक दूसरे से कहीं जुड़ते हैं, है ना। अच्छा, इसी पे एक बात और जहन में आती है कि हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक बच्चे ने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग सीख ली, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को अप्लाई कैसे करें, मतलब जब वो एक प्रोडक्शन करते हैं या कोई काम करते हैं या जैसे कहीं काम करने गए, हमने 2 साल की ट्रेनिंग ली, मैंने देखा है अमूमन वो अप्लाई करने में दिक्कत होती है उनको कि मतलब आपने जो हर 2 साल सीखा है, 2 साल शिक्षा ली, उसको अपने काम में अप्लाई किस तरह से करें और किस तरह वो आना चाहिए। मुझे लगता है नेट में कुछ दिक्कत हुई जिस वजह से शायद सुखदीप रहा सर आ गए। ये डांसर्स, सिंगर्स, इनके साथ एक अच्छी बात ये है कि ये जो सीखते हैं उसका लगातार प्रैक्टिस करते हैं। हम स्कूल में थे तो बगल में कथक केंद्र हम देखते थे कि दिन भर जो प्रैक्टिस चलता था। तो थिएटर में ऐसा देखा जाता है कि वो जो है हम सीखते तो रहते हैं, एक इनपुट के तौर पे चीजें लेते हैं, लेकिन उसका रीप्रैक्टिस जो है, हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि सुबह का जैसे योगा क्लास है तो हम उसके पहले भी आके, योगा क्लास अगर 8 बजे है तो पहले 7:30 बजे आके फिर एक राउंड योगा में कर लेता था, फिर जाकर 8 बजे से एक टीचर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे साथ कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ड्रामा स्कूल में जो इनपुट्स लेते हैं या कोई भी ट्रेनिंग में जो इनपुट लेते हैं, उस इनपुट से आपका अपना एक प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए। आपका उन सारे इनपुट को मिलाते हुए प्रैक्टिस मटेरियल, वो जो प्रैक्टिस है अगर वो लगातार होगा, फिर आफ्टर पास आउट या आफ्टर ट्रेनिंग आपका जब एप्लीकेशन की बारी आएगी प्रोफेशनली, वो अप्लाई करने को लेकर अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने को लेके अलग से सोचना ही नहीं पड़ेगा। वो इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हम जब जो चीज सीख रहे होते हैं वो उसको सीखने के बाद वहीं पर उसको फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ और सीखते हैं ड्यूरिंग दैट कोर्स वो जो हमने सीखा उसमें से समराइज करके हम कुछ प्रैक्टिस मटेरियल नहीं बनाते। ऐसा आपका एक प्रैक्टिस स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो कि आपका काम हो चाहे ना हो, आप यू आर इन प्रैक्टिस एक्चुअली। फिर जाके जो ये ऐसा नहीं कि एक्टर्स को करना चाहिए और पहली बार एक्टर्स करेंगे या थिएटर के लोग करेंगे, ये डांसर्स करते हैं, सिंगर्स करते हैं, उनका शो हो चाहे ना हो, उनका एक रोज का प्रैक्टिस रहता है, रियाज करते हैं। तो फिर अगर आप भी रियाज करेंगे, आप भी जो है प्रैक्टिस में जाएंगे, तो फिर जब काम आएगा आपके अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई ऐसा दिमाग में ही नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन अपने आप होगा, बिकॉज आप कांस्टेंट प्रैक्टिस में। क्योंकि क्या होता है गोविंद भाई, बहुत सारे आप भी देखे होंगे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इनपुट्स हमें मिलता है, कोई भी कोर्स में जाइए वैरायटी ऑफ इनपुट्स हमें मिलता है। उस इनपुट को हम उसी समय, जितने समय के लिए मिल रहा है उतने समय तक हम लेते, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे इनपुट में इन्वॉल्व होते हैं, होना ही भी है। लेकिन उस इनपुट का क्या हुआ, उसका प्रैक्टिस क्या, हम उसमें हम पूरा हो गए? तो उस इनपुट से भी हमें मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। एक्सट्रैक्ट करके ऐसा मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते करते हमारे कांस्टेंट प्रैक्टिस का एक खाका बनता है, और बनना चाहिए एक्चुअली। उसको तो जो है एक वो हो सकता है सब जिसके अंदर इन इनपुट्स का जो है ना एक समराइज फॉर्म जिसके अंदर मौजूद है, एक सीड की तरह, एक बीज की तरह। अगर वो है तो एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन जो है वो सतह जो है अनायास आपके अंदर से निकल आएगा, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी निकलेगा। बिकॉज आपके बॉडी जो है, आपके माइंड जो है, वो मल्टीपल परिस्थिति में डील करने के लिए सक्षम है, बिकॉज यू आर इन कांस्टेंट प्रैक्टिस। और आपका प्रैक्टिस का जो मटेरियल है वो मल्टीपल इनपुट से आया है। ये मेरा लॉजिक है एक्चुअली।
तो ये जरूरी है, तब जाके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज जो है वो डेवलप होता है। ये तो बात हुई रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जो चीजें बनती है उसकी। लेकिन अगर हम बिल्कुल नए हैं, क्योंकि एक्टिंग समय मांगता है, एक्टिंग भी मांगता है कि 5 साल 10 साल, जैसे कि डांस मांगता है, जैसे म्यूजिक मांगता है, लेकिन हम कभी उसको ऐसे समझते नहीं। हमें लगता है बस एक नाटक 2 नाटक के बाद तो हम एक्टर बन गए। ज्यादातर लोगों को लगता है 1-2 नाटक में ही हम एक्टर बन गए। तो 1-2 नाटक में तो मेरे ख्याल से समझ में भी नहीं आता होगा कि मतलब हम कहाँ जाएं और क्या खोजें। नहीं आता। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए गोविंद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये बताऊं, न्यू कमर्स के लिए भी वो बहुत 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 कई बार बहुत जल्दी में होते हैं, और जल्दी में चीजें नहीं बनेगी। एक्चुअली बनेगी भी, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर बनता भी है कई बार, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो जल्दबाजी, कोई भी आर्टिस्ट जो कि कॉन्स्टेंटली सस्टेन की है, मैं मेटेरियलिस्टिकली मैं सक्सेसफुल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। जो भी आर्टिस्ट जिस विधा में भी सक्सेसफुल हुआ है, उनका बैकग्राउंड आप चेक करिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा कि वो जो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से निकले हुए आर्टिस्ट है ज्यादातर। अदरवाइज क्योंकि क्योंकि देखिए, जैसे पिछले सवाल में था कि कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये यहां पर भी अप्लाई होता है कि एक्चुअली देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अगर आप और मैं मिलकर कुछ बता भी दूं कि ये इतने में जो है काम बन जाएगा, यहाँ पे इतने में काम बन जाएगा बन जाएगी वाली कोई बात नहीं है। काम अगर बनेगा तो पूरा पूरा बनेगा, आधा अधूरा नहीं बनेगा। ऐसा काम जो पूरा बनेगा और पूरा रहेगा, आधा अधूरा नहीं बनेगा कोई भी काम, क्योंकि आधा अधूरा है ही नहीं। उसका अपना एक सर्कल है। वो सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ना तो आप सेटिस्फाइड होंगे ना देखने वाले। इसीलिए जो 1 करोड़ लोगों को, 1 लाख लोगों को, 500 लोगों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो तो उनके लिए जो है उसके उनको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले ढूंढना पड़ेगा। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो विभिन्न मतलब प्रैक्टिस से या लगातार काम करने से। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो नहीं, सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं आता, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि आपको लगता है कि हाँ मैं अपने सक्षमता, अपनी कैपेबिलिटीज को मैं पहचान कर पाया, या मेरे अंदर डेवलप हुआ, उसका एहसास जो है, वो एहसास आपको तभी जो है आप देख पाएंगे, मिल पाएगा, जब आप लगातार काम करेंगे। तो लगातार से मुझे एक बात याद आई, जब अनुराधा मैम सीन वर्क कर रही थी माई चाइल्डहुड के ऊपर, तो अजय को एक चीज हो नहीं रहा था, तो क्रॉस उठा के चलना था और उससे बन नहीं रहा था। तो मैम ने उससे 100 बार उठवाया था और 100 बार करवाया था। 100 बार एक एक्शन को 100 बार उसको करना पड़ा था। तो 100 बार करने के बाद उसको इतना पॉइंट मिला था कि शायद कुछ आया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप मतलब नए नए सीख रहे हैं, तो आपको उस काम को बहुत टाइम्स करना पड़ेगा, बिना बोर हुए, बिना ये करना पड़ेगा कि हम थक गए, परेशान हो गए, या हमारा मन अटक गया, छोड़ दें। आपके बिलीफ को आपको जगाने के लिए 1000 बार, इसलिए शायद कहते हैं कि करना पड़ेगा। हाँ, कई बार जो है, जैसे माइकल चेकअप जी भी कहते हैं, माइकल चेकअप कहते हैं कि कई बार आपके कई एक्शन के साथ आप हो सकता है आप लॉजिकली उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं मन से, लेकिन आप सहमत भी नहीं उस एक्शन के साथ, लेकिन आपको दिया गया है वो, आप अगर उसको बार बार करेंगे, वो जस्टिफिकेशन आप खुद ही ढूंढ लेंगे। क्योंकि एवरी एक्शन जो है, अगर आप चाहेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, है ना। तो वो जस्टिफिकेशन ढूंढने के लिए, उसको न्यायीकरण करने के लिए आपको एक्शंस को बार बार दोहराना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये रिक्रिएशन है ना। हर बार वो पहली बार हो रहा है, हर बार नई बात है, तो वो फ्रेशली हर बार आपको जो है प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा। तो उसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई शॉर्टकट्स एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि जितना भी आप उसको समराइज करके दें, वो वर्क नहीं करता। और मैं जी बिल्कुल, कि मैं बॉम्बे में भी जो टीचिंग करता हूँ, मैं देखा हूँ कई सारे एक्टर्स इनिशियल सक्सेसफुल भी हुए, सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि मटेरियल नहीं था।
विभिन्न प्रकार के परिस्थिति मतलब मैं स्क्रिप्ट की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, उसकी गहराई की बात कर रहा हूँ, उसकी जटिलताओं की बात कर रहा हूँ, उतने सारे मल्टीपल डायनेमिक लेवल पे उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटीज कई बार नहीं होता है। आपको इनिशियल सक्सेस मिल गया, लेकिन वो क्योंकि नहीं होता है आपके पास, तो वो सस्टेन नहीं हो पाया। तब समझ में आता है कि वो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग के उस डेप्चुअल ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। कई लोग, आप कई सारे एक्टर्स से जो ट्रेन नहीं है फिर भी सस्टेन किए हुए हैं, वो कहाँ से सीखते हैं, वो भी एक बात है। वो तो काम करते 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 ही सीखते हैं, पर डेफिनेटली उनके अंदर उस सीखने की चाहत जरूर होती है, तभी वो सस्टेन भी कर रहे हैं, है ना। वो सीखते डेफिनेटली होंगे, और जो वो सीखने छोड़ देते हैं वो सस्टेन नहीं करते, क्योंकि आर्ट तो बदलता जाएगा। आप उसके साथ जो है चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब स्टेनिस्लॉवस्की काम करते थे तो सोचने का परसेप्शन शायद वन डायमेंशन रहा होगा, एक सीधी लकीर में सोचा जा सकता था, क्योंकि उस समय इतनी सारी ना सुविधाएं थी, ना आप दिग्भ्रमित होते थे। आज तो सेकंडों में टीवी के सामने बैठते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, एक थॉट आता है उसके बीच में 100 थॉट और आते हैं। तो आज के चैलेंजेस एक्टर के लिए शायद और ज्यादा हैं कि सोच सेकंडों में बदल रही है, और ज्यादा है जी। तो उस सोच के साथ रुकना और उसकी गहराई को खोजना तो कठिन हो गया है। खोजना बिल्कुल। चैलेंजेस हर दशक में, हर समय में अपना अपना चैलेंजेस है, और ये जटिलताओं को डील करना, ये इसमें मजा भी आता है, और इसमें इस क्या बोलता, आर्टिस्टिक प्लेजर को जो है वो लेना भी चाहिए। इस चैलेंज को डील करने का भी अपना एक मजा है, अपना एक जॉय है। तो वो लेते हुए अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम जो है वो और ज्यादा जो है सशक्त होके बाहर निकले। तो मुझे लगता है इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि काफी देर तक हम लोगों ने बातें की है, तो डिस्कशन चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। आपके जो ये गपशप है ये बहुत जो है अच्छा और बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत लोगों के साथ जो है मिलने का मौका, मैं आपका गपशप देखता रहा हूँ, मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिलता है। ये प्रोग्राम के लिए, ये इस फॉर्मेट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको ये आगे बढ़ता जाए, और हम इसको देखते रहें। और आज आपने मुझे बुलाया, इसमें आपने मौका दिया आपके साथ बातचीत करने के लिए, इसीलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मतलब मुझे तो मजा आता है कि लोग जुड़ते हैं, और बहुत सारी, मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जो मेरे प्रश्न को भी सॉल्यूशन मिलता है। तो थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेन सर को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सर ने लिखा भी, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सुब्रह राज जी। थैंक यू फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।